हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबालिका आप सबका स्वागत करती हूँ यूपीएससी विद अंबालिका इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है। जो अभी 2022 का जो आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है और तैयारी करने के लिए पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी है कि उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम GS1, GS2, GS3 और GS4 का सिलेबस इन डिटेल पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1 में आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि यूपीएससी कौन से टॉपिक्स में कौन से एरियाज़ कवर करती है और आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। First of all, Indian culture will cover the salient aspects of the art forms, literature and architecture from ancient to modern times। तो कौन से ऐसे आर्ट फॉर्म्स है जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इंडियन पेंटिंग्स हो गए, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फोक डांस फॉर्म्स, क्लासिकल म्यूजिक, पपेट्री, पॉटरी, ड्रामा थिएटर, मार्शल आर्ट्स। लिटरेचर में भी एंशियंट इंडियन लिटरेचर हो गई, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत, अर्ली द्रविडियन लिटरेचर, देन मेडिवल लिटरेचर, वुमेन पोएट्स ऑफ भक्ति, जो वुमेन्स पहले टाइम पे जो पोएट्री बनाती थी उस पर भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ट्रेंड्स इन मेडिएवल लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, देन आर्किटेक्चर में आपको हरप्पन आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, medieval architecture, modern architecture, contribution of Buddhism and Jainism to the development of Indian architecture, rock cut architecture and colonial architecture and the modern पीरियड। तो इसमें से आप ये सब एरियाज आपको कवर करने हैं। देन उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़, इश्यूज। जो कोई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो पर्सनैलिटीज़ थी, जो इवेंट्स हो गए, जो इश्यूज चल रहे थे उस टाइम, उसकी सब आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। Then third, the freedom struggle, its various stages and important contributions from different parts of the country. Fourth हो गया post independence consolidation and reorganization within the country. And fifth one हो गया history of the world, will include events from 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawals of national boundaries, colonization, decolonizations, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms and effects on the society. सी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप बहुत कवर नहीं कर सकते। हमें यूपीएससी प्रिपरेशन में किसी भी सब्जेक्ट में हमें पीएचडी नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इतने ही टॉपिक्स की आइडिया लेकर आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हम पूरा सब्जेक्ट्स पीएचडी के हिसाब से तो लर्न नहीं कर सकते। देन इसके बाद 6th नंबर पे आता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी के इलेवेंथ एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया गया है, 9th एनसीईआरटी में भी अच्छे से समझाया गया है कि डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी एग्जैक्टली। सो आप वो बुक भी रेफर कर सकते हैं। देन 7th, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. What is the role of women and women's organization? इनमें आप 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स का भी स्टडी कर सकते हैं, मतलब आपको करना ही है। एंड अर्ली वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस कौन से थे, मतलब एग्जाम्पल अग्रेरियन स्ट्रगल था एंड उसका रिवोल्ट था। देन पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस पोस्ट 1947 में जो हुआ था वो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स इश्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स, विच चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, कौन से चैलेंजेस ऐसे उस टाइम पर थे जो वुमेन्स को बहुत हार्डली वो फेस करते थे। देन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एम्पावरमेंट थ्रू एक्शन, रिसर्जेंस ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन 70s, देन इमर्जेंस ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस एंड इश्यूज, उनका अप्रोच कैसा था, वो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे क्रिएट करते थे इमरजेंसी लेवल पर, और उनके इश्यूज़ क्या थे, इनके बारे में आपको
पता होना चाहिए। देन आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या असर होता था। उसके बाद आता है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। आप ये इंडिविजुअल टॉपिक लेकर भी आपके मेंटर होंगे, टीचर होंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स आपके जो दोस्त होंगे उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी इनके बारे में हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ रहती ही है। तो आप ऐसे न्यूज़ का इंफॉर्मेशन गैदर करके भी आप इन सब टॉपिक्स पे स्टडी कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने आपको जैसे बताया कि पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको हर टॉपिक के बारे में होना चाहिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन, बिकॉज आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने नहीं होते हैं, आपको उसमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ राइटिंग करनी होती है। और राइटिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। आप एक टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो और उस टॉपिक पे आप अपने ओपिनियंस क्रिएट कर कर लिख सकते हो। दैट इज़ द यूपीएससी प्रिपरेशन एक्चुअली। सो नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें आता है साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है, आप थोड़ा डीप जाकर आपको उसका स्टडी करना पड़ेगा। देन 12th पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effects of such changes। ये सब आपको करना है। देन उसके बाद हम, ये तो हो गया फर्स्ट। अभी जियोमॉर्फोलॉजी में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि उसका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देन कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, ओशंस उनका इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको अच्छे से करनी है। देन रॉक्स एंड रॉक साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, विच आर द लैंड फॉर्म्स आर देयर एंड देयर इवोल्यूशन। ओशनोग्राफी में आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, देन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशंस, मूवमेंट ऑफ ओशंस, वेव्स एंड टाइड्स एंड करंट्स। ये मैं सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बता रही हूँ इन डिटेल, कि आपको अक्सर में हम यूपीएससी सिलेबस देख लेते हैं, लेकिन उनमें से टॉपिक्स में से कौन से एरियाज़ कवर करने हैं ये हमें जल्दी से समझ नहीं आता है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप 1-2 एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए हुए स्टूडेंट्स हो, तब भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि which are the topics we have to cover and which are the areas we have to cover in the preparation. So then climatology में आपको earth's atmosphere composition and structure, then solar radiation, heat budget is the most important। heat budget पे अक्सर questions मैंने देखे हैं, पूछते भी है और आपको पता भी होना चाहिए। देन टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम, वर्ल्ड क्लाइमेट एग्जाम्पल्स उसके आपको राइटिंग में आनी चाहिए। सॉइल ज्योग्राफी में भी वही होता है, विच आर द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन से हैं, विच आर द टाइप्स ऑफ द सॉइल्स, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल एंड सॉइल कंटेंट्स। तो आपके इस बारे में आपको सब पता होना चाहिए। तो ये था पेपर 1 के लिए। तो दोस्तों ये था GS1 के लिए सिलेबस, और आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। आप स्टडी स्टार्ट करने वाले हो तो पहले आप 10 से 15 दिन आपका सिलेबस लर्न करने में लगवा दीजिए, आप टाइम वहाँ पे स्पेंड कीजिए। इट इज़ वर्थ, सीरियसली मैं बता रही हूँ कि आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा तभी आपका प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल। ओके, सो आपको GS2 का सिलेबस जल्दी ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा सिलेबस बताना अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।